क्रिप्टो टैक्सेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, बट अब नहीं रहेगा क्योंकि ए टू जेड सब कुछ कवर करा है कि क्रिप्टो पर आप टैक्सेस कैसे लीगली बचा सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करते हो तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कटेगा, आप टीडीएस कैसे भर सकते हो, अगर आपको एयर ड्रॉप मिला तो उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने 100 रुपए भी क्रिप्टो के अंदर कमाए तो उसमें क्या आपको टैक्स भरना होगा या नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलिंग करने जा रहे हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है, और बहुत कुछ। बेस्ट बात पता है, ये सारे क्वेश्चंस आपने ही मुझसे पूछे थे ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें से आपने मुझे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी दे दिए। अब हर किसी के बस की बात नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना, तो मुझे क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट चाहिए थे जिनको डेप्थ में नॉलेज हो इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने इनवाइट किया है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर बाइनोस के को फाउंडर मिस्टर तन्मय सिंघल को। तो तैयार हो जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो अभी किसी स्टूडेंट ने जिसने आज तक कभी भी कोई टैक्सेशन नहीं भरा है, आज तक कभी कोई आईटीआर अपनी फाइल नहीं करी है, मगर वो क्रिप्टो होल्ड करता है, तो उनके लिए क्या आप सजेशन रहेगा? क्या उनको अभी अपना आईटीआर पहली बार में फाइल करना रहेगा और वो क्रिप्टो होल्ड करते हैं, अपनी असेट्स को डिक्लेयर करना रहेगा? उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है? मतलब ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसमें एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूजन है। मैंने देखा है लोगों को। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि क्रिप्टो में जब भी आपने इन्वेस्ट किया है या किसी भी और एसेट में, हम्म। तो दो तरीके के इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट कर सकते हैं। एक तो एज अ सैलरी हम्म। या एज अ कंसल्टिंग फी एक्सेट्रा। तो एज अ स्टूडेंट मतलब वो वाला जो पोर्शन ऑफ इनकम है जो सैलरी या कंसल्टिंग फी या प्रोजेक्ट वर्क से मिलता है, हम्म। वो तो आपका इनकम टैक्स के स्लैब रेट में होता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट क्रॉस दैट इनकम टैक्स में टैक्स पेबल स्लैब रेट फॉर दैट। नॉर्मल छोटे मोटे जो मतलब प्रोजेक्ट्स है वर्क वो लोग करते हैं। हम्म। बट जो कैपिटल गेन्स है जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा या बंदी जिसने कोई भी एसेट इंक्लूडिंग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, हम्म। और वो अगर गेन 1 रुपया से भी ज्यादा का है, हम्म। तो उन पे कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है वो एप्लीकेबल है, जो कि हम्म। क्रिप्टो के लिए 20% है। और चाहे आप वो स्टूडेंट हो, चाहे आप सैलरी पेइंग और सैलरी गेटिंग एम्प्लॉई हो, या कोई भी बिजनेस पर्सन हो, ये टैक्स आपके लिए, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल। अच्छा जी। ओके, तो कुछ डिफरेंस पड़ता है क्या अगर मैं इंडियन एक्सचेंजेस यूज कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज कर रहा हूँ, या मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूज कर रहा हूँ? तो कुछ डिफरेंस पड़ेगा इस चीज में मेरी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर? तो आपके कैपिटल गेन्स पे एज सच कोई टैक्स लाइबिलिटी पे डिफरेंस नहीं आएगा। हम्म। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें एक बीच में लेग होगा कि जो भी डॉलर या डॉलर टाइप की और करेंसीज में अगर आप डिनोमिनेटेड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक उसका कन्वर्जन, उसके जब टाइम ऑफ द ट्रेड पे जो भी कन्वर्जन रेट है उस पे भी फर्दर गेन और लॉस हो सकता है, जो कि आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जो जो एक डिफरेंस है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जब लोग करते हैं इन फॉरेन एक्सचेंजेस वर्सेस इंडियन एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या चेन्स पे, कि हम्म। वहाँ पर वो इंडियन गवर्नमेंट के लॉज या नॉर्म्स को उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसमें एक जो भी टीडीएस रिडक्शन है वो होना चाहिए। हम्म। तो अगर जो भी फॉरेन में एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस को ले लीजिए या कोई भी और एक्सचेंज है जो कि टीडीएस पे का डिडक्शन नहीं करते हैं, तो बिकॉज वो टीडीएस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर हम्म। टू पे। किसी ने भी अगर कोई भी क्रिप्टो ट्रेड किया, अब इंडियन एक्सचेंज पे आप करते हैं तो इंडियन एक्सचेंज आप एज अ बायर आपके बिहाफ पे ऑलरेडी वो पे कर देते हैं। जी। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं और वो एक्सचेंज आपके बिहाफ पे वो डिडक्शन नहीं कर रहे हैं, या चेन पे कर रहे हैं वो डिडक्शन नहीं कर रहे हैं, और देयरफॉर वो पे भी नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो वो एज अ बायर आपकी लाइबिलिटी है। और फ्यूचर में कभी कोई भी टैक्स पे इंक्वायरी होती है, तो हम्म। वो यू आर लाइबल टू पे द टीडीएस अमाउंट। और इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर डे के हिसाब से पेनल्टी है, और वर्स्ट केसेस में इवन जेल टर्म। ओके, थोड़ा अगर थोड़ा आपने सा रिस्की टीडीएस की जो नाजुक भी मामला अपनी है। लाइफ, हाँ वो टीडीएस के केस में अगर आपने वो पे नहीं किया, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट ही अलग है, हम्म। उसका कैपिटल गेन्स या इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट नहीं है।
उसके केस में अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो उसके केस में मतलब पर डे का इंटरेस्ट है, पर डे की एक फाइन है, शायद 200 या 250 रुपए का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड साइज। हम्म। और साथ में अगर वर्स्ट केसेस में जेल टर्म तक भी हो सकता है। ओके, सो यानी अगर आप, फर्क नहीं पड़ता अगर आप इंटरनेशनल यूज कर रहे हो, डेक्स यूज कर रहे हो, आपको टीडीएस बकायदा पे करना ही है और आपके वही टैक्स इम्प्लीकेशन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और वो लाइबिलिटी अगर एक्सचेंज नहीं पे कर रहा, जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के केसेस में है, हाँ, तो वो एज अ बायर आपके ऊपर हमारी जवाबदारी है कि हम टीडीएस काट के बकायदा उसको रखें, राइट? उसको पे करें। जी बिल्कुल। जी। ओके। सो लाइक अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने एयर ड्रॉप्स हंट करना शुरू करा, अभी आर्बिट्रम का आया था और बहुत सारे इंडियंस को वो मिला भी सही, राइट? तो उस पे क्या टाइप्स इम्प्लीकेशन होने वाला है एयर ड्रॉप्स के ऊपर? और जो लोग अभी बहुत सारे इंडिया में वेब3 के अंदर लोग काम भी कर रहे हैं और उनको सैलरी उन टोकन्स में मिल रही है प्रोजेक्ट्स के, उनके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगने वाला है? नहीं, ये भी काफी अच्छा सवाल है सुजल। काफी लोग इन इस कंफ्यूजन और इन सवालों में परेशान रहते हैं, हम लोग के जितने भी कस्टमर्स हैं। तो हम्म। इसमें देखिए एक जो क्लैरिटी है कि जिस तरीके से आपको ये देखना चाहिए कि मैं किस, ये वाली नेचर ऑफ इनकम क्या है। तो हम्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास में आप या क्रिप्टो में देखेंगे तो आपको हमेशा अपनी इनकम को दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। हम्म। एक है कि अगर आप उसमें एज एन इन्वेस्टर घुस रहे हैं, उसको एज एन इन्वेस्टर आप खरीद रहे हैं किसी टाइम और किसी टाइम बेच रहे हैं, हम्म। तो देयर विल बी सम बाइंग या एक्विजिशन कॉस्ट, और फिर आप उसको किसी समय पे बेच देंगे। तो जी। वो आप एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर उस चीज को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस पे एक कैपिटल गेन ऑफ 30% एप्लीकेबल है, राइट? जो कोई भी दूसरे टाइप का सोर्स ऑफ गेनिंग इन क्रिप्टो, जैसे कि एयर ड्रॉप मिल गया, हाँ। जैसे कि कोई कंसल्टिंग फी मिल गई, या आपको कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आपको कुछ इनकम हुई उससे, हम्म। तो वो आप एक तरीके से या तो एज एन इंडिविजुअल एक सैलरी इनकम की तरह माना जाता है। अगर आप उसको एक फर्म की तरह करते हैं तो आपका बिजनेस इनकम में आता है। तो मैं इसको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में है जहाँ पर लोग इंडिविजुअली ये करते हैं या करते होंगे, तो हम्म। वो आपके सैलरी के खाते में या सैलरी इनकम के ब्रैकेट में जोड़ेगा, क्योंकि आपने वो एयर ड्रॉप को कोई खरीदा नहीं, किसी ने आपको ऐसे ही दे दिया है, हम्म। क्योंकि आपके लिए वो आपकी कोई सर्विस लेना चाहता है या जी। ले चुका है, ओके। राइट? तो वो आपके एक सैलरी या कंसल्टिंग फी या उस ब्रैकेट में आता है। और आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो भी आपकी सालाना उस फाइनेंशियल ईयर में सैलरी है, इस टाइप के अगर आपने 5 प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और 2 एयर ड्रॉप्स हैं, तो हम्म। इन सातों चीज़ों में ओवरऑल आपको रुपी के टर्म्स में या क्रिप्टो करेंसीज के टर्म में या एयर ड्रॉप्स के टर्म में क्या आपको मुनाफा या क्या गेन हुआ है, उसमें आप उसको सम करेंगे। और हम्म। उस पे जो भी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट का टैक्स होगा, हम्म। वो आपको टैक्स उस पे पे करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो इन शॉर्ट, अगर यानी मुझे एयर ड्रॉप मिला, उसको मुझे अपनी टैक्स स्लैब, जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर मैं आता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और बाय चांस अगर मुझे फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का एयर ड्रॉप मिला और वो बढ़ के 2,000 रुपए हुआ और मेरा 1,000 रुपए का डिफरेंस बना, तो 1,000 रुपए का 30% लगेगा, राइट? जी बिल्कुल। तो ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर मुझे मान लीजिए 15 फरवरी को एक एयर ड्रॉप मिला 50,000 रुपए का। ओके। अब वो टोकन मान लीजिए इथेरियम था, हम्म। और वो 1 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई, या मतलब कैलकुलेशन की ईज के लिए अगर ये माने कि 1 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई, तो हम्म। आपको जब वो एयर ड्रॉप मिला था तो 50,000 रुपए की आपको उसकी वैल्यू या मुनाफा हुआ था, और आपने उसको 1 महीने होल्ड किया, तो उस पे उसका मुनाफा 1 लाख रुपए था। तो ओके। अब आप इसको, ये जो पूरा 1.5 लाख रुपए का ओवरऑल गेन या बेनिफिट है, आपको उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला जो 50,000 है, जो एयर ड्रॉप है, जिस हम्म। दिन मिला था उस दिन आपका मुनाफा सिर्फ 50,000 रुपए था। हम्म। वो जो मुनाफा है या गेन है आपको अपनी सैलरी इनकम में जोड़ना पड़ेगा। जी। और फिर जो भी एप्लीकेबल सैलरी टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो आपको अप्लाई करेंगे। जो बाकी
आपका 1 लाख रुपए का मुनाफा है या गेन है, जो 15 फरवरी को आपको 50,000 रुपए की चीज आपके पास थी, जो बढ़ के अब 1.5 लाख रुपए की हो गई है, तो उस पे आपको 1 लाख रुपए का जो भी बेनिफिट हुआ या गेन हुआ है, वो एज एन इन्वेस्टर हुआ। आपने उस चीज को होल्ड किया। आपका टैक्स पर्पस के लिए एक्विजिशन कॉस्ट उसकी 50,000 रुपए की थी उस एसेट की, और अब वो बढ़ के 1.5 लाख हो गया। उस पे जो आपका गेन हुआ है वो 1 लाख रुपए का, उस पे आपको 30% टैक्स पे करना। अच्छा जी, तो जैसे ये तो सबको पता चल गया कि लाइक सेट ऑफ नहीं मिल रहा है क्रिप्टो के ऊपर, कि नहीं जाके भी आप अपने लॉस से प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो अब सेम क्रिप्टो के साथ किया जा सकता है क्या ये चीज? फॉर एग्जाम्पल मैंने इथीरियम बाय करा था और मैं इथीरियम के ही लॉस से उसको सेट ऑफ का, यानी ये पॉसिबल है ये चीज? इस पे भी देखिए सुजल, काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और लोग यही कहते हैं कि ये तो गलत है। और लेकिन अभी जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट है उसके हम्म। हिसाब से तो ये है, अगर आप उनके टैक्स फॉर्म्स को देखेंगे, वो ये कहते हैं कि अगर कहीं सेम टोकन पे कुछ भी प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको इस कॉलम में रिपोर्ट करिए, और अगर उसी टोकन में कुछ भी लॉस हुआ है तो उसको अलग कॉलम में रिपोर्ट करिए, और जहां पर आपको बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उन कॉलम्स को सम करिए और उस पे 30% टैक्स दीजिए। तो उन्होंने इस तरीके से ये काफ़ी एक्सप्लिसिटली क्लियर किया है कि कुछ भी सेट ऑफ अलाउड नहीं, कुछ भी सेट ऑफ आप अलाउ नहीं कर सकते। सेम टोकन में अगर आपने एक ट्रेड में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और उसके बाद कुछ ऐसा ट्रेड हुआ है जिससे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आपको इवेंचुअली टैक्स लाइबिलिटी फिर भी बनती है। एक 50,000 रुपए का जो भी गेन हुआ है उस पर 30% की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, एज पर जो भी मतलब लेटेस्ट प्रिस्क्राइब रूल्स हैं। अब उसमें कुछ सीएज या कुछ अकाउंटिंग फर्म्स उस पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं हम्म। कि हम इसको ऐसा दिखाते हैं या ऐसे करते हैं। लेकिन जितना भी हमने स्टडी किया है, जो भी ये लॉ है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से, और कई सारे सीएस से हमने इस पे एडवाइस और उनके व्यूज भी लिए हैं, उसके हिसाब से कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं, चाहे वो सेम क्रिप्टो क्यों ना हो, राइट? चाहे वो सेम टोकन पे ही क्यों ना हो। अच्छा जी। अच्छा, तो अब अपन एक सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोलाना बाय करना शुरू करा। कभी $90 पे करा, कभी $85 पे करा, कभी $125 पे करा। और मेरा जो एवरेज कॉस्ट बैठा वो था $100 का। और जब मैंने इसको सेल करने गया तो मेरा जो मैंने उसको सेल कर दिया $110 के ऊपर, जितना भी बाय करा था। इस पे टैक्स सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा कि मैंने अगर $100 में पूरा बाय करा था, $110 पे बेच दिया पूरा सोलाना को। एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ ये मैं। और इसमें फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मैंने पूरा सेल कर दिया। सेकंड सिनेरियो है कि मैंने कुछ सेल करा और कुछ होल्ड करा। तो इस पे किस तरीके से टैक्स वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन, राइट? जी बिल्कुल, और इसीलिए एक्चुअली हमारे जैसे सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी है जो बाइनॉक्स जैसे करता है, हाँ। तो वही इन सब चीज़ों के सिनेरियोज को काफ़ी काफ़ी क्लियर करता है। हम्म। तो क्या होता है कि सुजल, कि आप इसको एक तरीके से इस तरीके से देखें कि अगर आप मल्टीपल बाइज कर रहे हैं और मल्टीपल सेल्स कर रहे हैं, और वो दो बाइज के बीच में भी सेल हो सकता है या सेल कभी भी बाद में भी हो सकता है, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग पार्लेंस में एक मेथड यूज करते हैं, फीफो, जो कि कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ओके। अगर आपने जैसे कि मान लीजिए इन टोटल 100 यूनिट सोलाना खरीदा है, हम्म। और मतलब अलग अलग दिन खरीदा है, किसी दिन 10 खरीदा है, किसी दिन 5 खरीदा है, एंड सो ऑन, हम्म। और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे भी, मतलब एक लाजमी सी बात है अलग अलग प्राइस पॉइंट पे भी होगा, और कभी भी उसको बेचा है, हम्म। कभी मतलब कुछ प्रॉफिट पे बेचा है, कभी 5 बेचा, कभी 10 बेच दिया, एंड सो ऑन। हम्म। तो उसमें अ, जिस तरीके से आपको उस पर टैक्स कंप्यूट करना होगा, वो चूंकि आपने आपने जो बाई किए उसके भी अलग अलग लॉट्स हैं, अलग अलग प्राइसेस पे, अब उसका एवरेज ज़रूर होगा, मान लीजिए $100 या $110, और आपका जो भी सेलिंग प्राइस है मान लीजिए $120 पे ऑन एन एवरेज। लेकिन उस समय जब भी आपने बेचा है तो हो सकता है कभी 90 का भी बेचा हो, कभी हम्म। आपने 150 का भी बेचा हो। हम्म। तो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, जो कि अकाउंटिंग सारे अकाउंटेंट्स वैसे ही यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि कभी भी आपने कोई भी एसेट बेचा है तो हम लोग उसको देखते हैं कि उसको ट्रेस बैक करते हैं कि वो पहला परचेज क्या था इस सेल से रिलेटेड। तो ये जो आपने लॉट बेचा है उसका आपकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि वो पहला परचेज क्या था उस एसेट का जो इस लॉट से के साथ कोलैबोरेट करता है या फिर इस लॉट को ऑफसेट करता है। तो अगर आपने मान लीजिए एक सिंपल सा केस लेते हैं कि आपने दो बाई किए और एक सेल किया और कुछ होल्ड कर लिया। मान लीजिए आपने लास्ट ईयर 10 सालाना बाई किए थे, इस साल 5 सालाना बाई किए और उसके कुछ दिनों बाद 10 सालाना बेच दिए। तो वो हमारा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो देखेगा कि आपका एक्चुअली जो फर्स्ट बाई था सोलाना का वो तो लास्ट ईयर था। तो वो उसके परचेज प्राइस से आज का सेल प्राइस का डिफरेंस लेगा और ओके। उस पे जो भी प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेगा। जो 5 सालाना आपके अकाउंट में बचा हुआ वो इस साल का ही बाई का बचेगा, उस साल का बाई का, उस साल के बाई प्राइस का। ओके। अब इस चीज को मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस की अगर लास्ट ईयर आपने 10 सालाना खरीदे थे, 5 बेच दिए लास्ट ईयर, ओके। इस साल फिर से आपने 15 सालाना खरीदे और फिर आपने आज 10 बेचे। तो लास्ट ईयर का आपका बैलेंस होगा 5 सालाना का, क्योंकि 10 खरीदे थे 5 बेचे। इस साल आपने 15 खरीदे और 10 बेचे। तो इस साल की शुरुआत में एक बैलेंस आएगा 5 सालाना का। ओके। और 15 नए खरीदे और 10 बेचे। तो वो क्या करेगा कि जो ये 10 बेचे उसमें से मानेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है कि ओके। जो लास्ट ईयर आपने 5 बेचे थे वो पहले उसको बेचेगा और जो इस साल के 15 बचे हैं, मतलब क्योंकि हमने अब ज्यादा बेचे हैं, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उतना पूरा नहीं है, तो आपने नए लॉट से भी 5 बेच दिए। तो उसका फिर वो नया सेल प्राइस लेगा नए लॉट से और फिर उसका कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेगा। तो ओके। ये एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है जो कि एक ग्लोबली प्रिस्क्राइब्ड और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेथड है। लेकिन जो कुछ यूजर्स के लिए क्या होता है कि उनका जो बिजनेस केस या जो नेचर ऑफ वर्किंग है वो इस तरीके से है कि मे बी उनको सूट करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या एक मतलब हाइफो एक तीसरा मेथड होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपकी खरीद प्राइस जो सबसे महंगी है वो पहला बेचता है उसको। तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब binox.co पे ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि जो भी बेसिक यूजर है वो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर लें, लेकिन जो भी थोड़े एडवांस यूजर हैं उनको ये पहले से कंप्यूट करके दिखा देते हैं कि अच्छा फीफो के बेसिस पे आपका ये टैक्स आ रहा है, बट अगर आप लीफो मेथड यूज करेंगे तो आपका ये टैक्स आ रहा है, और अगर आप हाइफो मेथड यूज करें तो कुछ और टैक्स आ रहा है। एंड ये तीनों अलग अलग टैक्सेस आते हैं। लेकिन मैं हम लोग की यही रिकमेंडेशन रहती है कि जो भी बेसिक यूजर्स हैं वो उसको फीफो पे ही चलें, लेकिन जो भी एडवांस यूजर हैं और उनका बिजनेस यूज केस ऐसा डिमांड करता है तो दे कैन चेंज टू लीफो और हीफो, जिसमें उनका टैक्स डिफरेंट दिखता है और कई बार वो उनका टैक्स थोड़ा ऑप्टिमाइज भी हो जाता है उसमें। लेकिन ये इट कम्स एट दी डिस्क्लेमर कि ये थोड़े एडवांस मेथड्स हैं। ये 90% यूजर्स फीफो ही यूज करते हैं। जो लीफो और हीफो ऑल्दो ये सही मेथड्स हैं, लेकिन इसमें आपको एक बिजनेस एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि वो क्यों आप ये मेथड यूज कर रहे हैं और आपको फ्यूचर में भी वही मेथड यूज करते रहना पड़ेगा। तो वो बेटर है कि आप खुद अपना डिसीजन अपने सीए के साथ कंसल्टेशन में लेके उसको कर सकते हैं। ओके। गॉट इट। यानी जो मोस्टली इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो आप रिकमेंड करते हो फीफो वो ही बेस्ट है, राइट? जी जी बिल्कुल। ओके। अपन एक और सिनेरियो लेते हैं। मुझे एक क्वेश्चन ट्विटर पे आया था कि एक व्यक्ति ने अपना क्रिप्टो बाय करते गया एक्सचेंज के ऊपर, और वो जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा था उसी को री इन्वेस्ट करते जा रहा था। उसने कभी भी उस मनी को निकाल कर अपने वापस बैंक अकाउंट के अंदर नहीं डाला, ना ही उसको आईएनआर में कन्वर्ट कराया। तो अब यहाँ पर टैक्स कहाँ पर लगेगा आपके हिसाब से? यानी जब उसको आईएनआर में कन्वर्ट कराया जाएगा तभी टैक्स लगेगा, जब बैंक में वो डालेगा तभी टैक्स लगेगा, या जब उसने प्रॉफिट बुक कर लिया था बैंक के एक्सचेंज के अंदर तभी लग जाएगा? क्या इसमें सिनेरियो रहने वाला है? तो देखिए इसमें
जिस तरीके से किसी भी यूजर को सोचना चाहिए, और मैं देखिए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस का थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि आप जो एक सिनेरियो बता रहे हैं हम्म। उसमें कई सारे यूजर्स के कुछ और सिनेरियोज भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली। एक कंसेप्चुअली अगर यूजर्स इस चीज़ को समझ लेंगे तो उनको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आ, मतलब उनके सिनेरियो में एग्जैक्टली कैसे उनको देखना चाहिए टैक्स का। तो देखिए, हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी क्रिप्टो का टोकन, उनको वो वीडीए कहते हैं, जी। विच इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट। वो चाहे स्टेबल कॉइन हो, वो चाहे मतलब सबसे बड़ी करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम हो, या ऑल्ट कॉइन्स हो जो कि थोड़े छोटे कॉइन्स हैं, या एनएफटीज हैं, या किसी भी टाइप के टोकन्स हो, राइट। हम्म। वो हर चीज को एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हम्म। हैं एज पर दी लॉ। तो कई सारे यूजर्स का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने इथेरियम को बेचा, या इथेरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्चुअली मैंने कुछ बेचा नहीं, मैंने उसको बस स्वैप कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट के लिए या टैक्स पर्पस के लिए क्या ये चीज़ है कि वो हर एक क्रिप्टो एसेट को एक एसेट की तरह मानते हैं, वो उसको करेंसी की तरह नहीं मानते। हम्म। तो जब भी देर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट, कि आपने बिटकॉइन को बेच के या एक्सचेंज कर लिया इथेरियम से, तो एक नॉर्मल समझ के हिसाब से आपको, आपने ऐसा किया कि आपने टाटा के शेयर्स बेच के रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। हम्म। तो टैक्स पर्पस के हिसाब से वो जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि इसका मतलब क्या है। आप, ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए के टाटा के शेयर्स बेच के 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो आपने कुछ एक्चुअली प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, हम्म। आपने तो बस कन्वर्ट रकम कर को दिया। इस से उधर मूव किया, राइट, कुछ जी। बुक नहीं किया क्योंकि स्टॉक्स में ही रहा पैसा। जी। लेकिन टैक्स के हिसाब से आपने, इसमें मल्टीपल लेग्स हैं। तो टैक्स के हिसाब से आपने एक्चुअली में टाटा का शेयर बेचा है 1 लाख रुपए का, हम्म। और वो ये देखेंगे कि टाटा का शेयर जो ये आपने 1 लाख रुपए का बेचा था, फीफो या लीफो या हीफो मेथड से उसकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। अगर उसकी एक्विजिशन कॉस्ट मान लीजिए 50,000 रुपए, तो आपने 50,000 रुपए का मुनाफा उसी समय बेचने के समय या एक्सचेंज के समय बना लिया। और फिर वो देखेंगे कि उसी समय आपने वो जो 1 लाख रुपए के टाटा के शेयर्स बेचे थे, उससे 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर्स उसी समय खरीद लिए। तो अब क्या होगा कि आपकी बुक्स में वो एक रिलायंस के शेयर्स की खरीद दिखेगी 1 लाख रुपए की एट दैट टाइम फॉर दैट कॉस्ट। जो अगर आप कभी फ्यूचर में उसको या तो कभी एक्सचेंज करेंगे या फिर आप उसको बेच देंगे, तो उस समय का जो भी प्राइस होगा उसके बेसिस पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पे आपको जो भी कैपिटल गेन्स आएगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके। तो बिकॉज ये उसको करेंसी की तरह नहीं मानते, हम्म। हम उसको एसेट की तरह मानते हैं। तो अगर मान लीजिए टाटा और रिलायंस दोनों करेंसी होते, हम्म। और आप उसको बोलते कि भाई करें, अगर 100 रुपए की चीज वो बस एक करेंसी से दूसरी करेंसी में गई, मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक्सचेंज है। लेकिन बिकॉज वो करेंसी की तरह नहीं मानते, उसको वो एसेट की तरह मानते हैं, और एसेट का कोई भी एक्सचेंज, आप चाहे उसको एक्सचेंज कर रहे हो लेकिन उसमें टैक्स पर्पस के लिए वो उसको जो आप दे रहे हो उसको वो मानते हैं वो आपने बेच दिया एट द करंट मार्केट फेयर वैल्यू, और जो खरीद रहे हो उसको उस टाइम के फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने उसको खरीदा है। जो कि अगर आप कभी फ्यूचर में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके हिसाब से आपको अ, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है उस पर अप्रोप्रिएट टैक्स देना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी। सो लाइक ये खुद की मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइक ये मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूँ ये चीज से, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो लोगों ने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बहुत सारे यूज करना शुरू करे जब टैक्स सिंप्लीफिकेशंस वगैरह आए, और पी टू पी ट्रांजेक्शन्स करे। और पी टू पी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, आपको टीडीएस काटना होता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में खुद से ही। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लिए, मगर अभी तक उन्होंने टीडीएस वगैरह काटा नहीं, और उनके पास कोई टैन नंबर भी नहीं है जिसको वो इस्तेमाल कर सके। तो अभी जो पास्ट में हो चुका है उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए, और फ्यूचर में इस पे क्या कर सकते हैं। यार किसी का 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, या उससे छोटे का ट्रांजेक्शन उन्होंने पी टू पी में करा है, तो क्या आपके हिसाब से बेस्ट मेथड्स हो सकती हैं इसमें।
तो देखिए P2P ट्रांजैक्शन में जो लॉ कहता है कि द बायर ऑफ द क्रिप्टो नीड्स टू डिडक्ट द TDS हम्म। at the rate of 1% हम्म। and deposit it to the government। और ये मतलब दो फॉर्म्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं, 26Q या 26QE। तो उसमें उनकी ये लाइबिलिटी है। और अगर आपने ये ऐसा सही समय पे नहीं किया है तो आपको एक इंटरेस्ट और फाइन भी लगेगा। तो हम्म। देखिए हमारा तो हमेशा से टैक्स को लेके यही सुझाव रहता है कि आप 100% क्लीन रखिए अपने टैक्स फाइल्स को। उससे देश का भी भला होगा। और उससे अ, मतलब आपको भी कभी फ्यूचर में इस टाइप की कोई भी इंक्वायरी आती तो यू विल हैव एन आंसर्स टू जो भी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टैक्स पीपल या टैक्स अथॉरिटीज। क्योंकि अगर आपने कोई भी शॉर्टफॉल कर रखा है तो उस पे देखिए नुकसान ही है, एक हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पेनल्टी लगती है, हम्म। उसके साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ता है। और कभी ये टैक्स फाइल्स खुलती हैं तो इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा परेशानी और हेडेक भी होता है। आपको काफ़ी स्ट्रेस भी होता है इस चीज़ का। तो बेटर है कि आप इन सब लाइबिलिटी से अपने आप को डिस्चार्ज कर लें। इन केस आपने कभी ये आपका ये पे करना छूट गया तो आप उसको 1% की लाइबिलिटी जो भी आपने चीज़ें बाई कर रखी हैं उसको 1% जो भी उसका अमाउंट आता है उसके हिसाब से आपको वो गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। इन हम्म। केस अगर आपके पास मतलब उनका जो भी सेलर है उनका पैन नंबर नहीं है हम्म। तो उस पे भी मतलब लोगों के कुछ कुछ मतलब अजम्पशंस हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा इस पे देखिए क्लैरिटी कम है। तो हम्म। अ, क्योंकि ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, कई बार आपको ये नहीं पता है कि आपका सेलर जो है वो इंडियन है कि नॉन इंडियन। कई बार वो अगर वो इंडियन है तो आपको उस पे 1% डिडक्ट करके मतलब उनके खाते उनके पैन नंबर के हिसाब से जमा कर देना चाहिए। इन हम्म। केस वो इंडियन नहीं है तो फिर ऐसा कोई लाइबिलिटी का ऐसा कोई मेंशन नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर वो इंडियन है और उनका पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आपको उस पर 20% का TDS काट के जमा करना है। तो अगर आपने लाख रुपए का हम्म। परचेज किया है तो आपको एडिशनली 20,000 रुपये का TDS एक बेनामी खाते से मतलब कि बिकॉज आपके पास उनका पैन नंबर नहीं है, हम्म। अपनी ट्रेड के लिए वो आपको जमा करना चाहिए। अच्छा जी। सो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि अभी यानी अपनी साइड से TDS प्रॉपरली काट के गवर्नमेंट को जमा करो ताकि ये सब दिक्कतें बाद में ना आए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन पे काफ़ी अनड्यू फाइन्स हैं डेली बेसिस पे, और टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, और मतलब इसमें पोटेंशियल फेलिंग टू डू दिस एक जेल टर्म भी एज पर द गवर्नमेंट है। तो मतलब हमारा तो यही सुझाव रहेगा कि लोग इसमें काफ़ी क्लीन रहें अ, और मतलब अपना जो भी लाइबिलिटी है उससे अपने आप को डिस्चार्ज करें। और बाइनॉक्स जैसे सिस्टम इसी के लिए बना है कि आपको सारे कैलकुलेशंस करके दे देगा, और फिर जिससे आप अपने आपको मतलब उसको आप एक एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ दीज ट्रेड्स मान के उसको पे कर सकते हैं। गॉट इट। तो बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं जो कि ट्रेडिंग भी करते हैं USDT के पेयर में। तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं। तो क्या डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होता है दोनों का, चाहे वो स्पॉट हो या फ्यूचर्स का? तो देखिए फ्यूचर और जो स्पॉट में डिफरेंस है कि फ्यूचर्स एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसका अंडरलाइन जो एसेट है जिसके ऊपर वो फ्यूचर या ऑप्शन लिखा हुआ है, वो क्रिप्टो भी हो सकता है, वो इक्विटी भी हो सकती है, वो कोई बॉन्ड भी हो सकता है। तो अ, इसको जिस तरीके से मतलब कोई भी ट्रीट करता है या टैक्स पर्पसेस के लिए जैसे हम लोग के टैक्स लॉस ट्रीट करते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो जो भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं वो काफ़ी एडवांस्ड ट्रेडर्स हैं, वो काफ़ी उनको उनकी
फाइनेंस की नॉलेज काफ़ी एडवांस्ड है, और एक तरीके से इस लेवल पे है कि वो एक प्रोफेशनल लेवल पे उनकी एक्सपर्टीज है, तभी वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली। जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अंडरलाइंग एसेट क्या है, जो कि इक्विटी भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, और क्रिप्टो भी हो सकता है, तो उसको वो लोग मानते हैं क्योंकि आपकी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो जो भी अर्निंग है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड, वो एक तरीके से आपकी प्रोफेशनल इनकम है, कंसल्टिंग इनकम। इट इज़ नॉट लाइक एन इन्वेस्टिंग इनकम। हम्म। तो वो आपके टैक्स स्लैब रेट या बिजनेस इनकम में ऐड होगी, हम्म। और उस पर फिर आपको अप्रोप्रिएट टैक्स देना पड़ेगा। और इसीलिए एक्सचेंजेस भी इस चीज़ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो जैसा कि मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे इस पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि कैसे वीडीएस के डेरिवेटिव्स को कुछ अलग से ट्रीटमेंट मिला है, तो ये ट्रीटमेंट जो बाकी जगह डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, उसी तरीके से, जिस तरीके से इसका इनकम या लॉस रिकॉर्ड होता है और उस पर जो भी टैक्स बनता है, उसी तरीके से वीडीए पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स पे बनता है। और उसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि क्या रैशनल है, और तो वो आपका बेसिकली जो भी नफ़ा नुकसान है आपका इनकम में ऐड होगा, आपकी रेगुलर सैलरी या बिजनेस इनकम में ऐड होके फिर आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ओके। अच्छा जी, तो कोई लीगली लेजिटिमेट तरीका है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स सेव करने का? ये देखिए, हम लोग तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि देखिए, काफ़ी टेम्पटेशन होता है लोगों को कि हम इसको बहुत ऑप्टिमाइज करें टैक्स को और कम से कम दें, लेकिन बहुत सारे लॉज और वो सब काफ़ी क्लियर हैं कि आपको इस तरीके से ही टैक्स देना है, और हम लोग भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं। जो एक तो मतलब हमारा तो यही कहना है कि कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है, देर इज़ नो डिडक्शन अलाउड, देर इज़ नो सेट ऑफ अलाउड। कई बार कुछ कंसल्टेंट्स बिजनेस आपका लेने के लिए आपको हो सकता है कि ऐसी बातें आपको बोलें जो आपको अच्छी लगे, एंड देन यू मे एंड अप गिविंग बिजनेस टू देम। बट हम्म। वो उसमें डेंजर क्या है कि फ्यूचर में आज नहीं लेकिन 2-3 साल बाद जब कोई टैक्समैन आपकी फाइल खोलेंगे, तो और वो डिस्क्रिपेंसीज देखेंगे, तो फिर आपको उस चीज़ का नुकसान हो सकता है झेलना पड़े। एक लेकिन जो चीज़ है जिसमें अ, मतलब आप थोड़ा सा फिर भी टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस एंड योर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, आप फीफो ना यूज करके हीफो और लीफो को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कि ये थोड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं, एंड इट ऑल्सो नीड्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि आप हम्म। क्यों यूज कर रहे हैं। एंड यू कांट यूज फीफो 1 ईयर, क्योंकि फीफो से आपका टैक्स कम आया और अगले साल आप लीफो कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली एक ही मेथडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा विद डिस्क्लेमर आप ये यूज कर सकते हैं हीफो या लीफो मेथड्स, बट आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्या आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। आप उस पर खुद थोड़ा सा सोच के, या अपने टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके इस पे एक चॉइस ले सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट टाइम कोई अगर अपनी टैक्स फाइलिंग करने वाला है, स्पेशली फॉर क्रिप्टो, तो उसके लिए अगर शॉर्ट में आप मुझे बता सको कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है? तो पहले जो भी मतलब उन्हें जो भी मान लीजिए आपने दो एक्सचेंजेस, बाइनेंस और मान लीजिए वजीर एक्स पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम्म। और एक आपने इथेरियम चेन पे कुछ ट्रेडिंग कर रखी है। हम्म। तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कि आपको ये निकालना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली इन तीनों दोनों एक्सचेंजेस और चेन पे एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। उसको भी आपको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टोकन का प्रॉफिट इज नॉट सेटिंग ऑफ विद द लॉस इन द सेम टोकन इन अनदर ट्रेड। हम्म। तो आपको उसको प्रॉफिट को
और लॉस से अलग अलग करके फिर आपको प्रॉफिट को सम अप करना पड़ेगा टू हम्म। अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रॉफिट। कोई भी इस टाइप की नेचर ऑफ इनकम है जो कि आपके सैलरी या कंसल्टिंग इनकम में ऐड होगी, जैसे कि अगर आप कोई डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं, या कोई एयर ड्रॉप है, या कोई गिफ्ट है, या फिर कोई अ, मतलब प्रोजेक्ट किया जिसके एवज में आपको कुछ बिटकॉइन या कुछ और टोकन्स मिले हैं, या फिर आपने कोई डीफाई प्रोटोकॉल पे यील्ड जनरेट की है, जैसे कि लिक्विडिटी पूल हो गया, या फिर मतलब आपने स्टेकिंग कर रखी है, या कोई भी और डीफाई प्रोटोकॉल यूज़ किया, तो उस उन सब सारी इनकम्स को आप अपनी इनकम स्लैब में एक सेपरेट लाइन आइटम की तरह सम कर लीजिए। और फिर तो आपके पास दो लाइन आइटम बचेंगे कि आपने क्या प्रॉफिट बनाया फ्रॉम योर कैपिटल गेन्स, और एक क्या इनकम हुई है आपकी बिकॉज ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस या कंसल्टिंग एंड अदर एक्सपर्टीज वर्क इन द स्पेस ऑफ क्रिप्टो। और फिर आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी इस पे, वो है 30% ऑफ जो भी आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है, और जो इनकम साइड है उसमें जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट है उसमें वो ऐड करके आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। अ, अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल टैक्सेबल सैलरी 10 लाख से ऊपर है, तो जो भी अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम हुई है एज लाइक सैलरी या कंसल्टिंग इनकम टाइप, तो आपको उस पर 30% प्लस जो भी सरचार्ज ऑफ सैलरी स्लैब्स है, वो मान लीजिए 32% है, वो आपको 32% का एक 32,000 रुपये का टैक्स होगा। हम्म। और जो भी कैपिटल गेन्स हैं उस पर अलग से मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर 30% के हिसाब से 30,000 रुपये का एक टैक्स बनेगा। हम्म। तो ये आपको अपनी टैक्स फाइल में ऐड करके वो ओवरऑल पूरा पे करना पड़ेगा। इस केस में देखिए, जो बायनॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि अब ये डाउनलोड करना डेटा वजीर एक्स या किसी भी और एक्सचेंज से या किसी भी चेन से, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको उसमें फीफो लगाना, उसमें एग्जैक्टली किस क्या प्राइसिंग बेसिस है, किस समय क्या ट्रेड हुआ, अगर कोई भी डॉलर डिनोमिनेटेड कोई भी एक्सचेंज है या कोई भी टोकन है, उससे क्या रुपी में क्या इम्पैक्ट हुआ, उस दिन उस समय क्या यूएस डॉलर टू आईएनआर रेट था, और ऐसे कई सारे मतलब छोटे छोटे और मतलब छोटे से बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो जैसे बाइनोम जैसे सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको आपके लिए सारा टैक्स कंप्यूटेशन बहुत ही आसान कर देता है। बस उसमें जैसे ही आप अपलोड करेंगे, आपको वो सारा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी टैक्स कंप्यूटेशन है, देयरफॉर टोकन बाय टोकन हर एक टोकन के लिए वो बता देगा। हर एक टोकन में वो आपको डिवाइड कर देता है कि आपकी क्या इसमें कैपिटल गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या इनकम जनरेट हुई है। तो आपके लिए जो टैक्स फाइलिंग पर्सपेक्टिव से सिर्फ इनकम और कैपिटल गेन्स रेलिवेंट है, टैक्स का जो कैपिटल लॉस है वो इग्नोर करता है। क्या आपने सारा टीडीएस पे कर रखा है, जितने भी एक्सचेंजेस में आपने ट्रेड किया उसमें जो भी टीडीएस की इंफॉर्मेशन, वो सब हम लोग वो सॉफ्टवेयर पुल कर लेता है, और उसके बेसिस पे वो पूरा आपको एक एक्सेल फाइल में जो कि काफ़ी फ्रेंडली है, आप आईटीआर फॉर्म फ्रेंडली, अब उसी फॉर्म में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वो सारा डेटा जो भी हमारे कंप्यूटेशन है, और उसको सीधे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करके अपना टैक्स कंप्यूटेशन को फाइल कर सकते हैं, जो भी क्रिप्टो साइड है। यूजर्स को व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो टैक्सेशन कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का एक्सेस जो एक हैसल फ्री तरीके से उनको मिल जाए, और उसके लिए वो उनको फॉर द मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस पे ना करना पड़े, और अगर पे करना भी पड़ रहा है तो सबसे सस्ते प्राइस में वो ये काम अपना कर पाए। मैंने खुद पर्सनली यूज करा है, मेरे लिए तो वही है कि लाइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है अभी भी क्रिप्टो टैक्स, यानी इतने सारे क्वेश्चंस भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है ये सब चीजों को लेके। तो आप उसका ही सॉल्यूशन दे रहे हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि इजीली किसी को भी अपने टैक्स कैलकुलेट करना है, चाहे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, इंडियन एक्सचेंजेस हो, वन क्लिक में वो सारा काम हो सकता है। थैंक यू सो मच सनमय अपना समय निकालने के लिए, यानी बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो चुकी है इतना सारा जो कंफ्यूजिंग चीजें थी। एंड आई होप टू मीट यू सून। एब्सोल्युटली लुक फॉरवर्ड।
थैंक यू। आई होप क्रिप्टो से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। और कुछ नया सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले। और आपको अपने क्रिप्टो टैक्सेस को क्लियर और आसान बनाना है तो बाइनॉक्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू बाइनॉक्स फॉर पार्टनरिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस पॉसिबल। अगर आप करते हो क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।